and welcome to Current Affairs Online. My name is Amit Kumar Mandal and I have started this series to provide you current affairs bulletin daily. I promise you that daily I will bring some current affairs lectures and I will explain it to my best. और अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप एकदम सही जगह पर हैं। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक को कैटेगराइज करके, पेपर वाइज कैटेगराइज करके और उसके मॉड्यूल्स के साथ मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस का भी प्रिपरेशन करते हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये सारे सेशंस जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। और इसके अलावा अगर एसएससी या फिर रेलवे या जो भी जितने भी तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें कि लगभग बराबर ही एफर्ट लगाना पड़ता है करंट अफेयर्स के लिए, तो उन सब में अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म में देने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम पहला अपना टॉपिक लेकर चल रहे हैं, डाटा रिलेटेड टू वुमेन, NFHS 5. All of us know that what is NFHS? NFHS means National Family Health Survey 5. ठीक है, NFHS 5 means National Family Health Survey 5. I'm new on pen tablet, so sometimes मुझे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ okay. This topic has been categorized under paper 2, GS paper 2. If you are preparing for UPSC, then this is for your information, and if you are not preparing for UPSC, for other examinations, there is no mandatory to take this note. ठीक है, तो GS पेपर 2 में है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस आ जाता है, हेल्थ है, पॉवर्टी है, जेंडर है और इशूज रिलेटेड टू विमेन और डेवलपमेंट है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स प्रोसीड। सोर्स की बात करें अगर तो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से इसे लिया गया है, बट एट द मोस्ट मैंने जो यूज किया है वो है www.drishtiis.com। मैंने दृष्टि IAS करंट अफेयर्स को स्टडी किया है, मुझे वो बहुत अपील करता है, तो मेरे लेक्चर्स के ज़्यादातर पार्ट दृष्टि IAS से ही आपको मिलेंगे। ओके, मैं आपसे भी ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेशन पढ़ने के बाद या सेशन पढ़ने से पहले आप दृष्टि IAS के वेबसाइट पर जाकर वहाँ के करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ें, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वो। ओके, ये NFHS का ऑफिशियल वेबसाइट है, सो यू कैन सी हियर। और NFHS क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, तो ये स्लाइड है और इसको मैं PDF लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं कि व्हाट इज NFHS। लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे कंडक्टेड इन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ हाउस होल्ड थ्रू आउट इंडिया। ये एक सैंपल सर्वे होता है। देखिए, जैसे कि सेंसस होता है तो वो कोई सैंपल सर्वे नहीं होता है, वो हर घर जा कर के पूरा डाटा उठाना पड़ता है वहाँ से, बट NFHS सैंपल सर्वे करता है। वो कुछ घरों में जाकर वहाँ से डाटा लेकर फिर एक परसेंटेज पर अपना तय करता है कि अगर 10 घरों में ऐसा पाया गया तो 100 घरों में कैसा होगा। तो ये बस अंदाजे की बात होती है, लेकिन फिर भी दिस इज ए सर्वे एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सर्वे। तो ज़्यादा कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव बनने का कोई चांस नहीं बनता है इस टॉपिक में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उसको अच्छे से डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ें। Recently, the first page data of the National Family Health Survey 5, NFHS 5 2019-20 has been released by the Ministry of Health and Family Welfare. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपसे पूछा जाए अगर कि NFHS जो होता है वो कौन रिलीज करता है। ठीक है, अभी तो 5 हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो NFHS है, चलो थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा अच्छा से नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मैंने पेन टेबलेट में थोड़ा नया हूँ तो हो सकता है कि ओके। NFHS 5 ऑल ऑफ अस कैन सी, तो ये 5वां था जो कि 1920 में हुआ, 2019-20 में हो रहा है, और इससे पहले 4 हो चुका है।
और इसे रिलीज कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए कि NFHS डाटा कौन रिलीज करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और एक बात कि अभी जो ये आया है, ये फर्स्ट फेज आया है और इसमें 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को किया गया है, इसमें सर्वे किया गया है, ठीक है। फेज 1 प्रोवाइड्स फॉर डाटा फॉर 22 स्टेट्स यूटीज और रिमेनिंग 14 अगले फेज में होगा। तो ये कोई खास हमारे लिए जीके की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए कि अभी जो कुछ भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ इसके लिए डिस्कस करने वाले हैं, फेज 1 के लिए, ठीक है। अब कुछ जो मेन पॉइंट्स है जो बुलेट्स के फॉर्म में मैं आपके लिए लाया हूँ उसको अच्छे से देख लेते हैं कि जितने भी NFHS सर्वे होते हैं, ठीक है, अब तक में 4 हुए हैं, तो जो भी NFHS का सर्वे होता है वो किसके द्वारा किया जाता है डील? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो है ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस IIPS मुंबई। तो अगर कभी ऐसा आए कि विच इंस्टीट्यूशन इज इन कोलैबोरेशन विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस NFHS, तो फिर वहाँ 4 कॉलेज आ सकते हैं, IIT दिल्ली, IIT, इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है। तो वहाँ ये बना के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी जब हमारे सामने टॉपिक है तो फिर पॉसिबिलिटी को भी देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट जो हमारा है, TFR अक्रॉस मोस्ट इंडियन स्टेट्स डिक्लाइंड। देखो कितनी अच्छी बात है कि TFR अक्रॉस मोस्ट इंडियन स्टेट्स डिक्लाइंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये TFR का क्या चक्कर है, ये TFR क्या होता है? TFR मीन्स होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल फर्टिलिटी रेट? देखो इसको ऐसे समझो कि मेरे ख्याल से मैंने इसे बाद में डिस्कस भी किया है, व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। रुको, अगर रहा तो बता दूंगा उसी से, स्लाइड से ही, नहीं रहा तो फिर मैं अभी डेफिनेशन लिख कर बताऊंगा। ओके, मैंने इंक्लूड किया है। TFR indicates the average number of children expected to be born to a woman during her reproductive span of 15 to 49 years। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि एक विमेन रिप्रोडक्शन कब से कब तक करती है? 15 टू 49 ईयर्स के बीच में, ठीक है। और 15 टू 49 ईयर्स के बीच में वन वुमेन जितना चाइल्ड को बर्थ देती है ऑन एन एवरेज उस एरिया में, उस रीजन में, वो उसका TFR कहलाता है। अब इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझो। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज एक विलेज है, ठीक है, एक विलेज है, वहाँ पर कुछ टोटल ऐसे महिलाओं का जो संख्या है जिसका एज 50 हो चुका है। सपोज कि 500 ऐसी महिलाएं हैं जिनका एज क्या हो गया है? 50 ईयर्स हो गया है। 500 ऐसी महिलाएं हैं, 500 लेडीज, ठीक है, हुज एज इज ग्रेटर देन 50। जाहिर सी बात है अब उनका रिप्रोडक्शन करने का जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है। और तब देखा जाता है कि उन 500 महिलाओं ने कुल कितने बच्चे दिए हैं, कुल कितने बच्चों को जन्म दिए हैं। तो टोटल चाइल्ड जो हो पाया है उन 500 से, सपोज कि अगर 1200 बच्चों को उन लोगों ने सब मिलाकर जन्म दिया है। देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर लेडीज ने इक्वल नंबर ऑफ बर्थ दिए हों। हो सकता है किसी लेडीज ने 4 बच्चे जन्म दिए हों, किसी लेडीज ने अपने पूरे जीवन में 5 बच्चों को जन्म दिया हो, किसी लेडी ने 1 बच्चे को जन्म दिया हो, किसी ने 2 को, किसी को हो सकता है कि वो अनलकी रही हो और वो किसी बच्चे को बर्थ ना दे पाई हो। तो केसेस कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि ओवरऑल कितना है, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितना है। तो ऐसे स्थिति में जो TFR होगा ना, उस विलेज का TFR, उस रीजन का TFR, जिस रीजन में सारे महिलाओं को गिना गया है, जिस रीजन में उनके सारे बच्चों को गिना गया है, उस रीजन का TFR क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अपॉन 500, टोटल नंबर ऑफ बर्थ अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेडीज, यानी कि पर लेडी कितना बच्चा
हुआ वहाँ पर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 4, तो 2.4 आएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 2.4 आ रहा है, ठीक है। तो TFR उस विलेज का 2.4 होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। आप सब इसको अच्छे से समझ ले गए होंगे कि TFR आखिर होता क्या है। तो किसी भी खास रीजन में पर वुमेन जितने बर्थ होते हैं उसी को TFR कहा जाता है। और फिर उसके बाद एक और टॉपिक आता है कि बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। चलो, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, या फिर रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है। बी छोड़ो हटाओ, रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल देखो, रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन टू बी प्रोड्यूस्ड सो दैट पॉपुलेशन कैन बी मेंटेन्ड इन द सेम नंबर। सपोज किसी गांव में 1000 लोग रहते हैं, चलो 1000 नहीं, 2000 लोग रहते हैं किसी गांव में, 2000 लोग रहते हैं, ठीक है, 2000 पीपुल रहते हैं। अगर गांव के आदमी सोचें कि हमारे गांव का जो पॉपुलेशन है एकदम ठीक है, इतना ही रहना चाहिए हमेशा, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेस गांव में उतने ही अवेलेबल हैं। तो फिर वो लोग अगर अपना गांव का प्लानिंग करते हैं, सब मिलकर फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो फिर कैसे करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि साइंस कहता है कि अगर ऐसा सोच रखते हैं आप कि गांव का पॉपुलेशन हमेशा 2000 ही रहे, कभी भी कम नहीं हो, और ये मान के चला जाता है कि भूकंप या फिर बाढ़ वैसा कुछ नहीं आने वाला है उस गांव में, तो फिर उस गांव के लोगों को, 2000 लोगों को 2100 बच्चे पैदा करना पड़ेगा। 2100 किड्स को रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो फिर अब सोचो थोड़ा सा कि अगर 2100 किड्स को रिप्रोड्यूस किया है और 2000 लोग हैं, तो उसमें 1000 लेडीज होंगी, 1000 लेडीज 1000 जेंट्स, यही मानकर चलते हैं हम लोग। एक बहुत ही आइडियल विलेज है वो, कि 1000 लेडीज है प्लस 1000 मेल है, 1000 फीमेल है 1000 मेल है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 2100 किड्स को ही जन्म देना है, दैट मीन्स रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंचना है कि 2000 को रिप्लेस करके फिर 2000 ही रहे हमारे गांव में, तो कितने को जन्म देना होगा, 2100 को। 100 एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कभी कभी बीमारी के कारण हो जाता है। तो साइंस ये मानता है कि हर 2100 में 100 तो मरना तय है, 2000 ही बचेंगे। तो फाइनली अगर बर्थ के हिसाब से देखो तो TFR वहाँ पर कितना होगा, तो TFR उस विलेज का आएगा 2100 अपॉन 1000। बिकॉज जब भी TFR निकाला जाता है तो टोटल नंबर ऑफ किड्स में किससे डिवाइड किया जाता है, तो सिर्फ वुमेन का नंबर को डिवाइड किया जाता है। सो वी कैन फाइंड 21/10 इक्वल्स 2.1। इसलिए कहा जाता है कि बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1। अगर किसी के समाज को अपना पॉपुलेशन एकदम वैसे का वैसे मेंटेन रखना है, घटने नहीं देना है या बढ़ने नहीं देना है, तो फिर उसको अपना TFR कितना रखना पड़ेगा, 2.1। एंड TFR जब 2.1 होता है तो इसी चीज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, इसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। आप सब ने इसे समझ लिया अच्छे से। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि जो भारत में बहुत सारा ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि TFR धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सिक्किम रिकॉर्डेड द लोवेस्ट TFR, सॉरी मैं पेन टेबलेट में बहुत नया हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, सिक्किम रिकॉर्डेड द लोवेस्ट TFR। सिक्किम जो है वो सबसे कम TFR है उसका। दैट मीन्स वहाँ पर कितना है अभी, 1.1। दैट मीन्स 1000 महिलाएं मिलकर मात्र 1100 बच्चे को जन्म देती हैं। तो 1.1 है, यानी कि बिलो रिप्लेसमेंट लेवल चला गया है वहाँ पर। तो वहाँ पर पॉपुलेशन आने वाले टाइम में घटेगा। तो क्या ये सही चीज़ है?
तो इंडिया के हिसाब से अगर देखो, अगर हम इंडिया को कंपेयर करके देखते हैं तो फिर टीएफआर हमारे यहाँ कम होना चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन अभी बहुत अधिक हो गया है, तो टीएफआर को कम होना ही चाहिए। बट सिक्किम के हिसाब से आप अगर देखें तो सिक्किम में पहले ही पॉपुलेशन डेंसिटी उतना अधिक नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा होना था, बट क्या करें, ऐसा ही है यहाँ पर। और बिहार की बात करें तो बिहार को नेचर ने पता नहीं कौन सा अलग ही ब्लेसिंग्स से नवाजा है कि यहाँ पर टीएफआर 3 चला गया है। बिहार का टीएफआर कितना है? 3। अब सोच के देखो, बिहार का टीएफआर 3 है। टीएफआर 3 होने का मतलब ये नहीं है कि हर महिलाओं को 3 बच्चे हैं, नहीं, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको एक ही बच्चे हैं, यानी कि कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जिनको 10 से 15 बच्चे हैं। सो पॉपुलेशन का हमेशा जो डेमोग्राफी हमेशा बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और उन्हीं फैक्टर्स में से ये है जिसको हम लोग टीएफआर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल भी मैंने समझा दिया है अच्छे से, ठीक है, टीएफआर भी समझ गए आप लोग। इन 19 ऑफ द 22 सर्वेड स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 19 ऑफ द 22 सर्वेड स्टेट्स टीएफआर्स वर फाउंड टू बी बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। तो ये अच्छी बात है, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल अगर आ रहा है यानी कि लेस देन 2.1 आ रहा है तो ये अच्छी बात है इंडिया के हिसाब से। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो स्टेट कैसा है। अगर स्टेट बिहार या यूपी है, वहाँ टीएफआर से नीचे आ जाए हमारा वहाँ रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे अगर आ जाए टीएफआर, दैट मीन्स बहुत अच्छा है, पॉपुलेशन वहाँ का अब डिक्लाइन करेगा। तो ऐसे भी हमें पता है कि बिहार यूपी में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, तो कम होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो कम हो नहीं रहा है। द रिप्लेसमेंट लेवल इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन नीडेड टू रिप्लेस द पेरेंट्स। अभी तुरंत मैंने समझाया था कि रिप्लेसमेंट लेवल किसको कहा जाता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन नीडेड टू रिप्लेस द पेरेंट्स। अभी तुरंत वही बात मैंने बताया था कि अगर 1000 चिल्ड्रेन हैं, 1000 वीमेन है, यानी कि 2000 पीपल थे, तो फिर वहाँ पर कितने बच्चे चाहिए थे? 2100 टू रिप्लेस द पेरेंट्स। पेरेंट्स को रिप्लेस करके पॉपुलेशन को बिना कोई नुकसान पहुँचाए अगर जीना है तो 2.1 चाहिए, लेकिन 2.1 से कम हो रहा है, दैट मीन्स पॉपुलेशन नीचे अब आएगा, पॉपुलेशन घटेगा। 2.1 से ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स पॉपुलेशन अब बढ़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कंट्री का गोल क्या है। कंट्री जैसे इंडिया है, इंडिया चाइना का तो गोल अभी यही है कि पॉपुलेशन को हम किसी तरह से कम करें। तो अगर टीएफआर हमारा रिप्लेसमेंट लेवल से कम है तो ये कोई दुख की बात नहीं है, बस कंसर्न यही है कि वो किस स्टेट में हो रहा है ऐसा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर बात आ रही है, अनीमिया पर बात हो रहा है, अनीमिया एमोंग वीमेन। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में विमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अनीमिया का। अनीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। जो विमेन को हेमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा अगर कमी हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड अनीमिया। और इस कारण से विमेन बहुत सारे बीमारियों से फिर बाद में ग्रसित हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां उनको हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज आवर मदर्स एंड डॉटर्स शुड बी फिजिकली फिट सो दैट दे कैन गेट एम्पावर्ड। अगर हमारी माँ और बहन को, हमारी माँ बहन बेटी जो भी आप कह लें, तो उनको अगर सच में एम्पावर करना है तो उनको फिजिकली तो फिट होना ही चाहिए। सो दैट इज़ द मेन रीज़न दैट दिस डाटा इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो अनीमिया की अगर बात करें तो बहुत ही दुखद स्थिति है। मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन एंड वेमेन आर एनीमिक इन 13 आउट ऑफ द 22 स्टेट्स यूटीज। कितना मतलब ये शर्म का बात हमारे लिए है कि ग्रेटर देन 50% चिल्ड्रेन, ओके, ग्रेटर देन 50% विमेन, ठीक है, ग्रेटर देन 50% स्टेट्स, ये सब क्या हैं? तो अनिमिक है, ठीक है, ये सब एनीमिक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वरीसम सिचुएशन है कि इससे कैसे निपटा जाए, बिकॉज जब तक हमारी माँ बहन
स्ट्रांग नहीं होंगी फिजिकली, तो फिर उनका एम्पावरमेंट बस बेमानी वाली बात है, बस कागज़ पे होता रहेगा। असल में देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, वही होगा। इट इज़ ऑल्सो बिन ऑब्जर्व दैट अनीमिया अमंग प्रेग्नेंट वीमेन हैज इंक्रीज्ड। और प्रेग्नेंट वीमेन की अगर बात करें तो वहाँ अनीमिया बहुत इंक्रीज कर गया है। देखो हमारे देश में सबसे, अभी आ रहे हैं उस टॉपिक पर, जो चाइल्ड मैरिज वाली बात है ना, उस पर आते हैं अभी, तब इसको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। तो और भी ढेर सारा पॉइंट है, आप इसको बाद में देख सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन की अगर बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रासेप्शन? Contraception means a method by which family planning are done. A method by which reproduction can be controlled. ठीक है, एक ऐसा मेथड जिससे कि चाइल्ड रिप्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सके, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसके लिए बहुत सारा ऑप्शन होता है, जिसमें कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन भी एक ऑप्शन है, और ये बहुत ज़्यादा चलन में है, कंटिन्यूज टू डोमिनेट। बाकी सारे ऑप्शंस में से ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है मॉडर्न मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में। तो क्या? फीमेल स्टेरिलाइजेशन। तो फीमेल की कुछ नसबंदियाँ की जाती है, लेकिन देखो ठीक है, इसमें देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में 98%, तेलंगाना में 93%, केरला में 88% वीमेन इसको प्रेफर करती है, कर्नाटका 84%, बिहार में तो खैर TFR3 है, तो आपको पता चल ही गया होगा क्यों है। बिहार में मात्र 78% ही वीमेन कॉन्ट्रासेप्शन यूज करती है, उसको प्रैक्टिस करती है। महाराष्ट्र 77%। अब इसमें देखो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि फैमिली प्लानिंग हो रहा है, पॉपुलेशन पर चेक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जो दूसरा कंसर्न है उसको भी सुन लो कि वाई विमेन, वाई ओनली विमेन, वाई 98% विमेन ऑफ आंध्र प्रदेश शुड गो अंडर फीमेल स्टेरिलाइजेशन। इजंट इट अ साइन ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी? क्या ये पितृसत्तात्मक समाज होने का एक पहचान नहीं है कि पुरुष अपना क्यों नहीं जाकर के अपना स्टेरिलाइजेशन कराए, जो विमेन ही कराए? तो पुरुष अपना ये ऑप्शन क्यों बचा कर रखना चाहते हैं? तो ये एक अलग, देखो ये एक दूसरा जो सोशल एथिक्स की बात करेंगे हम, तो उसमें ये बात घूम फिर करके आ जाता है। लेकिन जहाँ तक बात है पॉपुलेशन कंट्रोल की, चाहे जो भी मेथड हो, जो भी फैशन में हो, ठीक है, अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हमने आपको दूसरा भी एक पहलू बता दिया है सिक्का का, ताकि आपका जब भी आर्गूमेंट हो कहीं पर भी, जब भी कभी आप कहीं डिस्कशन में जाएं, तो अच्छे से थोड़ा करें, ठीक है। ओके, चाइल्ड मैरिज, देखो ये तो एकदम बहुत बड़ा डेविल है, इसको तो मैं क्या कहता हूँ ना, डेविल कहता हूँ, डेविल, शैतान है ये, डेविल है चाइल्ड मैरिज। जब बच्चे का जो बॉडी होता है वो ग्रो करने के स्टेज पर होता है, जिस समय कि उसको फुल न्यूट्रिशन चाहिए, फ्री माहौल चाहिए, किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, किसी का कोई प्रेशर नहीं चाहिए, उस समय उसको ब्याह दिया जाता है, उसका मैरिज कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा एक उसको क्या कहना, जितना कहा जाए कम है। दिस इज अ कर्स टू आवर सोसाइटी, देयर हैज़ बिन एन इंक्रीज, और उस पर भी जब हम ये पढ़ते हैं ना इंक्रीज, और ये 2020 में पढ़ रहे हैं तो और बुरा लगता है, इंक्रीज इन त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, ठीक है। तो 31.8% टू 30.8% 2015-16 ऐसे करके ये सब स्टेट, देखो त्रिपुरा में जहाँ 33 था 2015-16 में, अब 40 हो गया है, 40% शादियाँ जो वहाँ होती है वो चाइल्ड मैरिज हो रहा है। मणिपुर में जहाँ 13.7% था 2015-16 में, वो अब 16.3 हो रहा है। आसाम में 31.8 हो गया है 30 से। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वॉरिसम सिचुएशन है, और उसमें भी इसका फिर से एक सिक्का का दूसरा पहलू आपसे शेयर करता हूँ। देखिए मैं अपने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा वॉच करने की कोशिश करता हूँ, और उससे अपना एक डाटा निकालने की कोशिश करता हूँ, तुरंत आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आज से कुछ साल पहले हमारा समाज उतना अधिक अवेकनिंग मोड पर नहीं था, लोग बहुत पिछड़े थे, उतना फॉरवर्ड लोग नहीं हो पाए थे, और जो थे भी उनकी आवाज़ दब कर रह जाती थी, बिकॉज समाज के लोग नहीं चाहते थे, अगर किसी की बेटी की शादी हो रही है
तो फिर कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो वो जान रहा है कि ये गलत हो रहा है, वो अपनी बेटी की शादी कभी भी उस एज में होने नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर चुप रहता है, होने देना चाहता है, चाहता था, सॉरी 2015-16 की बात अगर करें। लेकिन अब क्या हुआ है कि लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब बातें अब लोगों को ज़्यादा पता चलने लगी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत कुछ सामने ला कर रखा है। तो फिर अब क्या है कि उस तरह के लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो कि अब आवाज़ उठाना चाहते हैं, विजिलेंट रहना चाहते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या अब समाज में धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वो किसी भी तरह का रिस्क उठा करके रिपोर्ट ज़रूर करते हैं। तो रिपोर्टिंग बढ़ गया तो फिर डाटा भी बढ़ गया। जब रिपोर्टिंग नहीं होता था तो डाटा कम था। तो सिक्के का दूसरा पहलू ये है। और रिपोर्टिंग अगर बढ़ रहा है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छी बात है। रिपोर्टिंग अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि प्रॉब्लम अब सामने आ रहा है, तो उसको क्योर किया जाएगा। ओके, स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, ठीक है, स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार स्टिल हैव हाई प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है। बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, चाइल्ड मैरिज का बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है। बिल्कुल, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बिहार में रहता हूँ, एक्चुअली मैं इंडिया में रहता हूँ, लेकिन मेरा स्टेट बिहार है। तो मैं आसपास बहुत कुछ देखता हूँ और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ओके, कि ये सब कुछ हो रहा है और बहुत ही ब्रॉड डिलाइटेड एकदम क्राइम हो रहा है सबके सामने दिन दहाड़े। लेकिन अब जो नेक्स्ट है डोमेस्टिक और स्पॉइजल वायलेंस, तो ये भी बहुत बड़ा डेविल है हमारे सोसाइटी का, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है कि एक लेबर होता है, ठीक है, या फिर एक रिक्शा वाला होता है, ठीक है, उसको पीटता है उसका लॉर्ड कह लीजिए, मालिक कह लीजिए, या फिर पुलिस वाला भी उसको कभी कभी देता है अच्छे से। मैंने देखा है किसी आइसक्रीम वाले को बहुत बुरी तरीके से पुलिस मार रहा था, अ, बिना कोई दोष का, उसकी कोई गलती नहीं थी। और जितनी गलती थी उतना गलती तो हर कोई करता है। अ, जैसे कि एक कार रोड के बगल में पार्क रहता है तो फिर पुलिस कभी जाकर कहाँ उसे दो थप्पड़ लगा देता है सीधे। तो उसका आइसक्रीम का जो छोटा सा ठेला होता है वो फ्रिज वाला, वो थोड़ा सा रोड पर था साइड में, तो उसको मैंने देखा था पीटते हुए। तो पुलिस उसको पीटता है, तो फिर वो आगे जाता है, तो फिर वो ये लेबर शाम में थोड़ा अपना गम भुलाने के लिए कुछ रम लेता है, तो फिर शाम में जाता है वो अपनी वाइफ को पीटता है, फिर वाइफ अपने बच्चों को पीट देती है। तो फिर जो कोई भी पीट रहा है कहीं किसी को, या डांट रहा है, या फिजिकली या फिर मेंटली किसी को टॉर्चर कर रहा है बिना मतलब का, वो फाइनली हमारे कंट्री के फ्यूचर को झेलना है, वो सब हमारे चिल्ड्रन को ही झेलना है। और ऐसे में हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ मेक इन इंडिया हो जाएगा और हम चाइना को पछाड़ देंगे। स्वीट ड्रीम्स। इट हैज़ जनरली डिक्लाइंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज। ये बहुत अच्छी बात है कि जो स्पॉइजल वायलेंस है वो ज़्यादातर स्टेट्स और यूटी में डिक्लाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। हाउएवर इट हैज़ विटनेस्ड एन इंक्रीज इन 5 स्टेट्स। 5 स्टेट में उल्टे बढ़ गया है, सिक्किम में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश, आसाम, कर्नाटक। तो एक तरफ तो घट रहा है लेकिन कहीं कहीं ये बढ़ गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कर्नाटका विटनेस्ड द लार्जेस्ट इंक्रीज in spousal violence from 20.0%, 20.6% in NFHS 4 to 44.4 in NFHS 5, ठीक है। तो दोनों बातें हैं, हो सकता है कि सच में इस तरह का जो क्राइम है वो बढ़ा हो, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, रिपोर्टिंग बढ़ गई है। दोनों बातें हो सकती है, जो भी हो रिपोर्ट हमारे पास है, हम लोग उसको देख सकते हैं, ओके। इस तरह का और भी बहुत सारा डाटा है आपके सामने। इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी कि पहले घर में बच्चे पैदा हो जाते थे तो उसमें माँ की जान को बहुत खतरा होता था, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि ओवर 4/5 ऑफ द वीमेन डिलीवरिंग इन इंस्टीट्यूशंस। देखो ये भी जो डाटा है ना, ये भी डाटा कोई सही डाटा नहीं है। इसके पीछे रीज़न बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ।
कि अभी क्या है कि अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाएं और बोलें कि प्राइवेट नर्सिंग होम में हमारे यहाँ हुआ है, मेरा बच्चा का जन्म हुआ है, तो फिर वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किसी प्राइवेट नर्सिंग होम के पास ठीक से लाइसेंस नहीं होता है, तो फिर यही लिखाया जाता है कि घर में हुआ है, तो फिर सही डाटा नहीं आ पाता है हमारे सामने। ठीक है, उसको वैसे ही देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इज ओवर 90% इन 14 आउट ऑफ द 22 स्टेट्स। और जहाँ पर ये सब चीज़ें, वो जो इंस्टीट्यूशंस अच्छे से बने हुए हैं, नर्सिंग होम है वहाँ उसका अच्छा से रजिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पर 90% बर्थ दिखाता है कि हाँ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चाइल्ड बर्थ हुआ है। ठीक है। सिजेरियन का एक स्टैटिस्टिक्स है कि सिजेरियन कितने को होता है। और ठीक है, सेक्स रेशियो एट बर्थ की भी बातें हो रही है, रिमेन्ड अनचेंज्ड और इंक्रीज्ड इन मोस्ट स्टेट्स और यूटीज। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ अभी तक में अनचेंज्ड है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे जब दोनों फेज कंप्लीट हो जाएगा सर्वे का, तो फिर हम लोग बात करेंगे। अभी बात करना कोई खास समय उतना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी चीज़ों पर जहाँ बात करना था मैंने किया। और कुछ कुछ बातें जैसे सेक्स रेशियो एट बर्थ इज बिलो 900 इन तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये सब बातें थोड़ा हम लोगों को अपील करती हैं और साथ में एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कि अगर आपको 4 स्टेट्स का नाम दे दिया जाए और उसमें ये भी स्टेट्स हों और तब पूछा जाए कि सबसे लो कहाँ है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि बिलो 900 है यहाँ पर, और बाकियों का आपको अगर पता है कि नहीं वहाँ थोड़ा ऊपर है, तो फिर आपका काम बन जाएगा। चाइल्ड न्यूट्रिशन पर आया है ये रिपोर्ट। ठीक है, इसको अच्छे से आप देखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल से है। जीएस पेपर 3 में आता है, अगर आप सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना चाहें तो। बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आरबीआई वर्किंग पेपर ऑन एसेट क्वालिटी एंड क्रेडिट चैनल। तो एसेट क्वालिटी एंड क्रेडिट चैनल ये एक डॉक्यूमेंट है आरबीआई का, जो आरबीआई ने पब्लिश किया है। ठीक है, ये मेरा एक कह लीजिए कि सोर्स मैंने कहाँ से लिया है। वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा जो सबसे प्रिंसिपल सोर्स है वो तो है drishtiis.com। इसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर्स को भी अच्छे से देखकर वहाँ से भी सोर्स को कलेक्ट करने की कोशिश की है। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वर्किंग पेपर ऑन एसेट क्वालिटी एंड क्रेडिट चैनल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया हैज़ बिन रिलीज्ड। तो ये क्या है, एसेट क्वालिटी एंड क्रेडिट चैनल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो एसेट क्या होता है, बैंक के पास क्या एसेट होता है बताइए आप। देखिए, बैंक के पास दो चीज़ होता है, एक तो होता है एसेट और दूसरा होता है लिएबिलिटीज। हम सबको पता है एसेट क्या होता है, वो जो उसने लोन देकर रखे हैं। ठीक है, तो लोन में क्या होता है, उसको इंटरेस्ट वो कमाता है, कौन, बैंक। तो लोन उसके लिए एसेट है। और लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज है डिपॉजिट। जो डिपॉजिटर्स ने बैंक में जमा करके रखा है डिपॉजिट, तो वो क्या है, लायबिलिटीज है। बैंक की जिम्मेदारी है कि डिपॉजिटर को उसका पैसा अच्छे से टाइम पर लौटा दें। तो दोनों बातें हैं, बैंक में डिपॉजिट भी होता है और बैंक लोन भी देता है। लोन उसका एसेट है, डिपॉजिट उसका जिम्मेदारी है, लायबिलिटीज है। यहाँ पर बात हो रही है कि एसेट क्वालिटी। तो आरबीआई ने जो अपना पेपर पब्लिश किया है वो किसके ऊपर है, एसेट क्वालिटी के ऊपर है, कि अभी जितने भी लोन सारे बैंकों ने दिए हैं, और बैंक जो लोन देती है वही उसका एसेट होता है, तो उसके एसेट का क्वालिटी क्या है। तो आरबीआई इंट्रोड्यूस द आरबीआई वर्किंग पेपर्स सीरीज इन मार्च 2011। ये कब से शुरू हुआ है, तो इंट्रोड्यूस हुआ था ये वर्किंग पेपर्स का जो सीरीज है ये मार्च 2011 में शुरू हुआ था। ये अच्छे से याद रखिएगा कि ये 2011 से पब्लिश होना शुरू हो गया था। क्रेडिट चैनल की बात अगर करें, द क्रेडिट चैनल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इज रॉबस्ट इन इंडिया एंड ऑपरेट्स थ्रू चेंजेस इन लेंडिंग। तो क्रेडिट चैनल हम सबको पता है कि
कुछ लेंडिंग में चेंजेस होते हुए हमारे यहाँ पर क्रेडिट चैनल चलता है, और ये बहुत ही रोबस्ट है। हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो होता है, आप सब जानते हैं कि जो रेपो रेट का रेट हमेशा चेंज होता रहता है, या फिर SLR CRR, तो वो सब लैंडिंग के ऊपर उस तरह से डिपेंडेंट रहता है क्रेडिट चैनल हमारा। There are two ways the credit channel can work: by affecting overall bank lending, the bank lending channel, and by affecting the allocation of loans, the balance sheet channel। तो ओवरऑल बैंक लेंडिंग के ऊपर इफेक्ट करके भी हमारे यहाँ पर क्रेडिट चैनल चलता है, ठीक है। एंड बाय अफेक्टिंग द एलोकेशन ऑफ लोन्स, द बैलेंस शीट चैनल, ठीक है। तो बैंक लेंडिंग चैनल यानी कि ओवरऑल बैंक लेंडिंग को अगर आप चेक करते हैं, उस पर किसी तरह का कोई फ्रेमवर्क में उसको डालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैंक लेंडिंग चैनल। एंड अगर आप एलोकेशन ऑफ लोन को इफेक्ट करते हैं, दिस इज फॉर RBI कि RBI किस तरह से इफेक्ट करता है, अगर एलोकेशन ऑफ लोन्स पर आप इफेक्ट करते हैं, दैट इज बैलेंस शीट चैनल। तो दो चैनल है जहाँ पर से हमारे यहाँ पर क्रेडिट चैनल चलता है, दो तरीके से, टू वेज हैं जिससे क्रेडिट चैनल्स ऑपरेट होते हैं इंडिया में। क्रेडिट डीसेलरेशन, देखो क्रेडिट ग्रोथ डीसेलरेशन इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो क्रेडिट ग्रोथ है हमारे यहाँ, उसमें डिसेलरेशन आया हुआ है इंडिया में सिंस 2013 से इसमें डिसेलरेशन आया हुआ है। एक्सप्लेन्ड बाय एसेट्स क्वालिटी स्ट्रेस, क्योंकि एसेट का जो क्वालिटी है वो स्ट्रेस में आ चुका है इन द बैंकिंग सिस्टम, स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मॉडरेशन इन बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है। स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मॉडरेशन इन बैंक डिपॉजिट्स, तो ये सब सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। ये कब से हो रहा है? 2013 से हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके ऊपर अभी हम आते हैं। द ग्रोथ रेट इन the growth rate in credit offtake has steeply declined to 5.8% in November 2020 as against 14.2 in 2013। तो क्रेडिट ऑफटेक की अगर बात करें तो उसमें स्टीपली डिक्लाइनेशन आया है, 5.8% अभी हाल ही में नवंबर 2020 में उसको स्टडी किया गया है 5.8%, जबकि 2013 में ये कितना था 14.2%। तो इस तरह का बहुत सारा चेंज हम लोगों को देखने को मिलता है। ए वाइड डाइवर्जेंस हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड इन क्रेडिट ग्रोथ ऑफ पब्लिक, और जाहिर सी बात है अगर बैंक में इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो फिर एक डाइवर्जेंस भी दिखता है कि जो ऑब्जर्व्ड इन क्रेडिट ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो जो हमारा PSB है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वहाँ पर तो ये क्रेडिट ऑफटेक एकदम नीचे डिक्लाइन करते ही जा रहा है, और सेम टाइम जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसका क्रेडिट में ग्रोथ देखा गया है, ऑब्जर्व इन क्रेडिट ग्रोथ। तो वहाँ अगर घट रहा है तो बढ़ कहाँ रहा है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और पब्लिक के हाथ में बढ़ रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ था? तो ऐसा होने के पीछे चलिए देखिए, पोटेंशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ। तो क्रेडिट ग्रोथ का क्या क्या अलग अलग पैरामीटर से डिटर्मिनेंट्स है। एसेट क्वालिटी स्ट्रेस, सिंस द अर्ली 2010 के शुरुआती दिनों में, 2010 के दशक के, यानी कि ये जो पूरा 2010 से 2020 बीता है उसके स्टार्टिंग डेज में, एसेट क्वालिटी ऑफ बैंक्स इन इंडिया हैज वर्सेंड ग्रेजुअली इम्पैक्टिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो बैंक का जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक टाइम था इंडिया में जब यहाँ पर NPA बहुत ज़्यादा हो गया था, और NPA बार एक बार अगर किसी का 50,000 करोड़ का NPA होता था तो उसको इंसॉल्वेंसी में डालने के बजाय, बैंकरप्सी में डालने के बजाय उसको क्या किया जाता था कि एक नया लोन दे करके उस NPA को चुकाकर एक नया फ्रेश लोन क्रिएट किया जाता था, जिसके कारण कि NPA का कोई बात ही यहाँ पर नहीं हो पाता था। तो उस कारण से
बैंक बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी ऑफ बैंक एसेट्स worsened gradually, impacting their profitability. Asset quality of scheduled commercial banks SCBs is measured as a ratio of gross non-performing assets to gross advances. देखो किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का एसेट क्वालिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये फॉर्मूला है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अपॉन ग्रॉस एडवांसेस। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसी बैंक के पास कितना है, अगर मान लीजिए 9 लाख करोड़ का लोन या 10 लाख करोड़ का लोन बैंक ने दे दिया है और अब वो वापस आने का जरा सा भी कहीं कोई चांस नहीं है। ऐसा कोई बैंक हमारे देश में नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई भी बैंक हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में बैंक्स का मैक्सिमम है तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर, शायद एसबीआई का टोटल 3 लाख करोड़ है। चाहे जो भी रहा हो, हम बस एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहे हैं कि सपोज किसी बैंक का 10 लाख करोड़ रुपया एनपीए हो गया, यानी कि बैंक 10 लाख करोड़ रुपए कहीं किसी कंपनी से रिक्वायर करता है, या फिर बैंक के पास ये राइट है, एक पेपर है कि वो किसी कंपनी से 10 लाख करोड़ रुपया ले सकता है, लेकिन वो कंपनी अब बैंकरप्ट हो गया, दिवाला हो गया उसका, वो अब नहीं दे सकता है। दैट मीन्स पैसा बर्बाद हो गया बैंक का, तो उसका तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। बैंक ने जो लोन दिया वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो बैंक के लिए तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। एट द सेम टाइम ग्रॉस एडवांसेस कितना है बैंक के पास, यानी कि बैंक के पास टोटल लायबिलिटीज कितना है, तो उसी से तय होगा कि उसका उस बैंक का एसेट क्वालिटी कैसा है। अगर बैंक के पास लायबिलिटीज यानी कि उसको पे करना है 2 लाख करोड़ और वो खुद उसका एसेट क्वालिटी उसका 10 लाख करोड़ का खराब हो गया है, तो यानी कि सॉरी, अगर बैंक का एनपीए 10 लाख करोड़ हो गया है सपोज, और एट द सेम टाइम उसे 2 लाख करोड़ रुपए पे करने हैं लोगों को, तो फिर क्या होगा, वो 2 लाख करोड़ रुपया या तो जितना उसके पास एडवांसेस है उसके अकॉर्डिंग ये तय होता है कि उसका एसेट क्वालिटी कितना है। अगर वो बहुत ज़्यादा लोन देकर के सारा उसका एनपीए हो गया है और ग्रॉस एडवांसेस भी उसके पास बहुत ज़्यादा है, तो फिर दैट मीन्स एसेट क्वालिटी उसका ख़राब होगा, ठीक है। बैंक भी तो चुकाता है ना, बैंक के ऊपर भी तो लायबिलिटीज है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिए हुए वो चुकाना है, पब्लिक जितना डिपॉजिट किया है वो चुकाना है। तो वो अगर ज़्यादा है तो एसेट क्वालिटी ख़राब होगा, वो अगर कम है तो एसेट क्वालिटी अच्छा रहेगा। अगर 10 लाख करोड़ का उसका एनपीए हो गया है और पब्लिक को 1 लाख करोड़ रुपए ही देना है बैंक को, पब्लिक के पास एडवांसेस मात्र 1 लाख करोड़ का है, तो फिर उसका एसेट क्वालिटी उतना ख़राब माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी बैंक के पास 10 लाख करोड़ का एनपीए है और साथ साथ एडवांसेस भी 12 लाख करोड़ का है, दैट मीन्स उसका एसेट क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुका है, तो वो बैंक को फिर दूसरे बैंक में मर्जर कर दिया जाता है। जनरली तो यही होता है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, तो हायर ग्रोथ इन नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर क्रेडिट। तो जब जीडीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा हो, दैट मीन्स नॉमिनल ग्रोथ इन जीडीपी हो रहा हो, तो फिर वो डिमांड इन क्रेडिट का इंडिकेटर होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर जीडीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो फिर एफडीआई आएगा, या फिर हमारे यहाँ पर ही हमारे देश के लोग ही कुछ नया नया इंटरप्राइज शुरू करेंगे, कुछ नया नया प्रोडक्शन शुरू करेंगे। उसके लिए क्रेडिट चाहिए, उसके लिए शुरू में पैसा लगाना पड़ता है, तभी जाकर के किसी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ग्रोथ इन नॉमिनल ग्रोथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो रहा है, दैट मीन्स इंक्रीजेज द डिमांड फॉर क्रेडिट, तो क्रेडिट का डिमांड बढ़ जाता है कंट्री में। द डिक्लाइन इन क्रेडिट ग्रोथ पोस्ट 2013 वाज मेनली ड्यू टू सर्ज इन बैड लोन्स।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि सर्ज इन बैड लोन्स। तो 2013 के बाद जो क्रेडिट ग्रोथ डिक्लाइन किया, ठीक है, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ जाना चाहिए डिमांड ऑफ क्रेडिट के बढ़ने से, लेकिन फिर भी जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन आया 2013 के बाद बिकॉज ऑफ बैड लोन्स, ठीक है। और जीडीपी में भी स्लो डाउन देखने को मिला। नॉमिनल जीडीपी इज एन असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी दैट इंक्लूड्स करंट प्राइसेस इन दिस कैलकुलेशन। तो ये तो जीडीपी का अलग से एक लेक्चर अगर आप देखे हो या फिर जीडीपी के बारे में आपने अगर स्टडी किया हो तो आपको पता चल जाएगा। नॉमिनल डिफर्स फ्रॉम रियल जीडीपी इन दैट इट इंक्लूड्स चेंजेस इन प्राइस ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो ठीक है। डिपॉजिट ग्रोथ हैज रिमेन्ड हाईली वोलेटाइल स्पेशली फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ 2015। 2015 के जून से अगर बात करें यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ 2015, तो डिपॉजिट ग्रोथ बहुत ही वोलेटाइल दिखा है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। वो पब्लिक का जो डिपॉजिट है वो कभी ग्रोथ आता है, कभी उसमें डिक्लाइन आ जाता है, या फिर ग्रोथ में भी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ी रहता है, कभी बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होता है। Deposit growth has remained highly volatile, especially from the second half of 2015. It needs to be noted that a financial institution with a great availability of funds will be in a better position to provide more credit to borrowers. Investment growth. The surge in investment growth has also added to the slowdown in credit growth. अब सवाल ये आता है, उस समय से हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि स्लो डाउन इन क्रेडिट ग्रोथ क्यों हुआ है। तो उसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का बहुत ग्रोथ हो गया है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एफडीआई हो, तो वो कैपिटल बहुत इजीली प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए जो क्रेडिट डिमांड है वो घट गया है। और क्रेडिट डिमांड घट गया दैट मीन्स क्रेडिट में भी स्लो डाउन हो गया है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा इसमें क्रेडिट डिमांड के स्लो डाउन या क्रेडिट डिमांड के डिक्लाइन होने का बहुत सारा रीज़न यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यू कैन हैव इट, आप इसे अच्छे से देखिएगा। क्या क्या मेजर्स लिया आरबीआई ने वो भी देख लीजिएगा। एकोमोडेटिव स्टांस लिया गया मॉनेटरी पॉलिसी में, रेपो रेट को बार बार कम किया गया, 2019 से ही सीधे कम करते ही चले गया है आरबीआई, सिर्फ इस उम्मीद में कि जो क्रेडिट डिमांड जो डिक्लाइन कर रहा है, क्रेडिट की जो मांग मार्केट से कम हो रही है वो किसी तरह बढ़े। तो इसके लिए जो मेजर्स लेना था आरबीआई को, जो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, वो अच्छा अपना डिसीजंस ले रहा है, ठीक है। इसको आप अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अगर देखें यहाँ पर, द सेंट्रल बैंक हैज स्लेश्ड पॉलिसी रेपो रेट बाय 350 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 4% नाउ फ्रॉम 7.5% इन मार्च 2013। तो देखिए अगर मार्च 2013 की बात करें तो रेपो रेट कितना था, 7.5%, और आज के डेट में कितना है, नाउ 4%। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से, यानी कि अगर आरबीआई की बात करें, वो अपने हिसाब से जितना लो जा सकता था कि जल्दी आ जाओ, 4% ही ब्याज लेंगे, आ जाओ दे देता हूँ, तो वो कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे जो पूरा वर्ल्ड का भी सिचुएशन है बहुत ही खस्ता सिचुएशन पर आ गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी तो यूरोप और अमेरिका में जीरो यील्ड बॉन्ड भी चल रहा है, तो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी कैपिटल बहुत इजीली प्रोवाइड किया जा रहा है फॉरेन एफडीआई के द्वारा इंडिया में, तो इसलिए जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो बैंक के पास लोन के लिए थोड़ा कम जाने लगे हैं। तो जबकि आरबीआई की कमाई तो बैंक के ही लोन देने से है, तो इसलिए ये पूरा बवाल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम द मॉड्यूल गवर्नेंस, 12th गृह समिट। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों में आप इसे लेकर चल सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ठीक है।
एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये गृह समिट होता क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गृह का फुल फॉर्म होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। देखो ये एक्रोनिम है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, गृह। एक्चुअली यहाँ गृह उनको उनको गृह प्रेजेंट करना था, इसके लिए जो जो वर्ड मिल पाया किसी तरह से लेकर के एक डब्बे में ठूस दिया गया है। तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, गृह। ऐसे एक बहुत ही अच्छा मोटो है इस गवर्नमेंट का कि वो इंडियन वर्ड्स को पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। इट इज़ द नेशनल रेटिंग सिस्टम। ये क्या है एक्चुअली, ये गृह क्या है? तो नेशनल रेटिंग सिस्टम है फॉर एनी कंप्लीटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसका रेटिंग करता है ये क्या, गृह। गृह इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज ओन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम in India's intended nationally determined contributors INDC submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC created by it was conceived by the Energy and Resources Institute तेरी। तेरी किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखो किस तरह से लिंक आपका यहाँ पर बैठ रहा है। आप अगर थोड़ा सा भी लिंक अगर अच्छे से बिठा पाएँ तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है कि गृह जो है, ये जो गृह है ये टेरी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तेरी का फुल फॉर्म क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये अपना जो भी रेटिंग है यहाँ, ये इसका पूरा का पूरा मॉनिटरिंग कहाँ से होता है? तो इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटर्स INDC सबमिटेड टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। थीम क्या है इसका? 12th गृह समिट हुआ था जो कि वर्चुअली हुआ था, 5 डेज तक चला था। तो रीजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट्स। ठीक है, यहाँ रेजिलियंट का मीनिंग हो जाएगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैबिटेट्स। पर्पज टू सर्व एज प्लेटफॉर्म टू डेलिब्रेट ऑन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस विच शैल हेल्प इन क्रिएटिंग रोबस्ट mechanism for developing sustainable and resilient solution for the benefit of the entire community। तो अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक शाश्वत मैगजीन रिलीज किया गया है इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग ड्यूरिंग द इवेंट। तो ठीक है, अब जो है कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में एज टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाद में फिर टाटा हटा करके द कर दिया गया। तो टाटा ने तो इंडिया को बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रीनेम टू द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इन 2003, और ये 2003 में फुल्ली गवर्नमेंट के अंदर आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ये रहा है अभी। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प डिजाइन ग्रीन बिल्डिंग्स एंड इन टर्न हेल्प इवेल्युएट द ग्रीननेस ऑफ द बिल्डिंग। बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स देख लीजिएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन एंड द स्ट्रेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन द इन्वायरमेंट बाय रिड्यूसिंग GHG एमिशंस। तो इस तरह का बहुत सारा इसका एम है और इस एजेंडा पर ये काम करता है। तो उस हिसाब से ये सब बेनिफिट हम लोगों को आने वाले टाइम में इसके कारण मिलने वाले हैं। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC, ये अदर इनिशिएटिव्स में आता है। गवर्नमेंट और भी इनिशिएटिव अपना चला रही है जिससे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स बन सके या इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए
जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं उसमें से एक है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। लॉन्च कब हुआ था? जनवरी 2019 में। आइडेंटिफाई एंड मेनस्ट्रीम बेस्ट अवेलेबल एंड प्रूवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज दैट आर सस्टेनेबल, ग्रीन एंड डिजास्टर रेजिलियंट टू इनेबल ए पैराडाइम इन शिफ्ट इन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसको अच्छे से आप देखें। स्मार्ट सिटीज मिशन, ये अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, 50 ईयर्स ऑफ इंडो पाक वार। तो विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 दिसंबर, जो कल था, मार्क इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड ऑन 3 दिसंबर 1971 that India would go for war with Pakistan to save Bengali Muslims and Hindus. This war was fought between India and Pakistan for 13 days. Sorry. हाँ वर्धन जी, बोलिए। कैसे, कहाँ पर हैं अभी आप? अररिया में। अररिया में कहाँ? अररिया कॉलेज अररिया। निकल गए हैं? हाँ। पहुँचते हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं? अररिया कॉलेज पहुँचते हैं और क्या।